देश में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का नाम करप्शन केस में आ गया। लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि यदि कोई नसबंदी नहीं करवाता है तो उसे गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा। संजय गांधी जो किसी ऑफिशियल सरकारी पद पर ना होते हुए भी नसबंदी अभियान को लीड कर रहे थे, और इतनी पावर उनके पास सिर्फ इस वजह से थी कि वो एक प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे। लोगों से उनके अधिकारों को छीन लिया गया था और मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिसमें हर तरह की न्यूज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। 1971 का टाइम भारत के लिए एक चैलेंजिंग पीरियड था, जब देश में बेरोजगारी बढ़ गई थी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कम थी और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उतनी नहीं मिल पा रही थी जितने की देश को नीड थी। इस टाइम भारत में इन्फ्लेशन रेट भी हाई था, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस और नॉर्मल डेली यूज वाली चीजों की रेट बढ़ रही थी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज को अपने डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बिल्कुल कम थी, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन अफेक्टेड हुआ। देश की इकोनॉमी पर ये सभी चैलेंजेस काफी भारी पड़ रहे थे और गवर्नमेंट को भी एक बहुत अच्छे रिफॉर्म की जरूरत थी। और तभी 1971 के इलेक्शंस का टाइम भी आ जाता है और देश की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा लगाते हुए देश के सभी लोगों से ये वादा करती हैं कि वो देश से मास पॉवर्टी को हटा देंगी और गरीब अमीर के बीच के डिफरेंस को खत्म कर देंगी और इकोनॉमी को बेटर बनाएंगी। और इस तरह उन्होंने लोगों के बीच एक नई उम्मीद जगाई। और फिर 1971 के जनरल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, जिसमें वो टोटल 518 लोकसभा सीट्स में से 352 सीट्स जीत जाती हैं। और बाद में 1971 में ही बांग्लादेश को लिबरेट करवाने के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें इंदिरा गांधी अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल दिखाती है। इंडिया पाकिस्तान को इस युद्ध में बहुत बुरी तरह हरा देता है और अब तक लोगों के दिलों में इंदिरा गांधी की एक बहुत अच्छी इमेज बन चुकी थी। लोग उनको मॉडर्न डे दुर्गा और शक्ति का अवतार कहने लगे और अब तक इंदिरा गांधी की पावर और पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी के साथ साथ लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब लोग ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वादे लोगों से किए हैं वो उनको पूरा करें। और इन वादों को पूरा करने की कोशिश भी की गई और इंदिरा गांधी ने कई एंटी पॉवर्टी योजनाएं चलाई, जिनके तहत कुछ गरीबों को नौकरियां दी गई और कम दाम में खाने की चीजें उपलब्ध कराई गई और किसानों के लिए भी लोन्स और सब्सिडी की योजनाएं लाई गई। पर ये सभी योजनाएं उस लेवल पर नहीं थी जिस लेवल की देश को नीड थी। और अब लोगों को धीरे धीरे ये लगने लगा कि गरीबी हटाओ तो सिर्फ एक झूठा नारा था। पर इन सब चीजों में पूरी तरह से इंदिरा गांधी का हाथ नहीं था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान लाखों की संख्या में बांग्लादेशी लोग शरणार्थी बनकर भारत आए, जिसकी वजह से देश में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ। इस समय शरणार्थियों के लिए व्यवस्था, उनकी सुरक्षा और उन्हें जरूरी सुविधाएं देना एक बड़ा चैलेंज था। गवर्नमेंट को इन शरणार्थियों के लिए खाना, आवासीय और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ रही थी और इन सभी चीजों ने देश की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इनकम पर प्रेशर डाला, जहां देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पहले से ही लो थी। और फिर 1972-73 में देश में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से किसानों की सारी फसलें खराब हो गई और उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा और अनाज के प्रोडक्शन में कमी के कारण फूड सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा और गवर्नमेंट को भी फूड इंपोर्ट करवाने की जरूरत पड़ी, जिससे फॉरेन रिजर्व पर भी प्रेशर बढ़ गया और देश में फूड प्रोडक्ट्स की रेट दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और गरीब और मिडिल क्लास पर फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया। देश में लोगों के पास खाने की कमी थी और रोजगार नहीं था और महंगाई दिन पे दिन आसमान छू रही थी और 1974 तक तो महंगाई 30% तक बढ़ गई थी। इन सब चीजों के साथ साथ देश एक और चीज का सामना कर रहा था और वो था करप्शन, क्योंकि देश में इस टाइम पर करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अगर गवर्नमेंट गरीबों के लिए कोई योजना भी लाती तो करप्शन के कारण लोगों तक उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता और छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए भी लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसों में पैसा खिलाना पड़ रहा था। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का नाम करप्शन केस में आ गया, क्योंकि 1971 में संजय गांधी ने मारुति मोटर्स के नाम से एक कंपनी बनाई थी, जिसका एम आम जनता के लिए अफोर्डेबल कार बनाना था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय गांधी पर यह इल्जाम लगे कि संजय गांधी को बिना किसी एक्सपीरियंस और बिना किसी क्वालिफिकेशन के ही कार मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल गया था, क्योंकि उस टाइम पर कार मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिलना एक मुश्किल काम था। तो लोगों का कहना था कि संजय गांधी ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और अपनी मां इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर होने की पावर का मिसयूज किया है और इन सब की वजह से इंदिरा गांधी की इमेज पर एक बड़ा डेंट आया। और इन सब के बाद देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने छोटे मोटे प्रोटेस्ट और स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था और आम जनता के अंदर सरकार को लेकर सिर्फ एक गुस्सा था। और फिर साल 1974 में इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज के द्वारा एक रेलवे स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली स्ट्राइक्स में से एक है। जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि एक प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन के लीडर थे, उन्होंने इस स्ट्राइक को लीड किया और इस स्ट्राइक में 17 लाख रेलवे वर्कर्स ने
बेटर सैलरी और बेटर वर्किंग कंडीशंस की मांग की और इसकी वजह से देश की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि रेलवे इंडिया का प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और गवर्नमेंट ने इस स्ट्राइक को कंट्रोल करने के लिए बहुत से रेलवे वर्कर्स को अरेस्ट किया और बहुतों को डिसमिस कर दिया और ये स्ट्राइक इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मेजर प्रोटेस्ट बनी। दिसंबर 1973 में मॉर्बी इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में स्टूडेंट्स ने मैथ्स के चार्जेस बढ़ने के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया और प्रयोगशाला और कॉलेज फर्नीचर के साथ तोड़फोड़ की और 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर एक ऐसी ही घटना LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने की, जब कॉलेज में मैथ्स चार्जेस को 20% तक बढ़ा दिया गया और स्टूडेंट्स ने कॉलेज की कैंटीन में आग लगा दी। अब ये आंदोलन स्टार्ट तो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मैथ्स चार्जेस बढ़ने की वजह से किया था, लेकिन धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई के मुद्दों को भी उठाने लग गया और स्टूडेंट्स ने आम जनता की परेशानियों को भी हाईलाइट करना शुरू कर दिया और अब आम जनता भी इनके साथ जुड़ने लगी और ये आंदोलन बढ़ते हुए गुजरात के 23 जिलों में फैल गया और लोग सिर्फ गुजरात के CM चिम्मन भाई पटेल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और ये आंदोलन 63 दिनों तक चला और लोगों के द्वारा कंटिन्यूअस गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। गवर्नमेंट पर भी प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि खुद इंदिरा गांधी ने गुजरात के CM चिम्मन भाई पटेल को इस्तीफा देने के लिए कहा और 9 फरवरी 1974 को चिम्मन भाई पटेल के द्वारा अपने CM पद से इस्तीफा दे दिया जाता है और इस आंदोलन का नाम पड़ा नवनिर्माण आंदोलन। अब नवनिर्माण आंदोलन के कारण गुजरात सरकार को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, तो इसे देख बिहार के स्टूडेंट्स ने भी आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन में भी लोगों ने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यह आंदोलन इतने बड़े लेवल पर नहीं था, पर इसे एक बड़े स्तर पर ले जाने के लिए फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को लीड किया और इसका नाम पड़ा JP मूवमेंट। और फिर बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की सरकार पर गंभीर आरोप लगे और अब लोग गुजरात सरकार की तरह बिहार सरकार को भी गिराने की मांग करने लगे। पर जब ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने भी ये फैसला ले लिया कि वो बिहार में से कांग्रेस की सरकार को नहीं गिरने देंगी, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर धीरे धीरे सभी राज्यों से कांग्रेस की सरकार को गिराने की मांगे आएंगी और उनके हाथों से सत्ता चली जाएगी। इसलिए एक बार JP और इंदिरा गांधी की मीटिंग भी हुई और JP का यही कहना था कि बिहार से कांग्रेस की सरकार को गिराया जाए, पर इंदिरा गांधी भी अपने फैसले पर अडिग थी और उनका ये कहना था कि JP आंदोलन लोकतंत्र में एक अस्थिरता ला रहा है, जबकि JP का ये कहना था कि इंदिरा गांधी की नीतियां देश को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं। दोनों के बीच विचारों का अंतर बहुत गहरा था और इंदिरा गांधी ने JP को ये चैलेंज किया कि अगर वो बदलाव ही लाना चाहते हैं तो वो 1976 के इलेक्शंस में उनके अगेंस्ट खड़े हों और चुनाव जीते, और JP भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडा सा पड़ने लगता है। पर इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे एक मुकदमे को वो हार जाती हैं। अब ये मुकदमा क्या था, इसे स्टार्टिंग से जानते हैं। जब 1971 में देश में 5वां लोकसभा चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी और उनके अपोजिट जो चुनाव लड़ रहे थे वो थे राजनारायण। और अब 7 मार्च को चुनाव हुआ। राजनारायण को अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि उन्होंने रिजल्ट से पहले ही जीत की रैलियां निकलवा दी और जब 10 मार्च को रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी ने 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से राजनारायण को हराया। राजनारायण को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और वो इस अपील को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। वहां राजनारायण ने यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी अफसरों की मदद ली है और इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से ही रायबरेली में रैलियां की हैं और उनका यह कहना था कि इंदिरा गांधी ने यूपी सरकार के होम सेक्रेटरी की मदद से ही अपनी रैलियों में लाउड स्पीकर्स लगवाए हैं और इंदिरा गांधी पर शराब, धोती और कंबल बांटने और वोटर्स को रिझाने के आरोप भी लगाए गए। राजनारायण की इस बड़ी कंप्लेंट लिस्ट में से ज्यादातर कंप्लेंट्स को तो खारिज कर दिया गया, पर 2 ऐसे सबूत थे जिनमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। नंबर फर्स्ट, सरकार की मदद से लाउड स्पीकर्स लगवाना। कोर्ट ने कहा कि 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इंदिरा गांधी ने सरकारी अफसरों की मदद ली है और रायबरेली के मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी की मदद से रायबरेली में लाउड स्पीकर्स और बैरिकेड्स लगवाए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 का उन्होंने उल्लंघन किया। सेकंड जो एलिगेंट था वो ये था कि इंदिरा गांधी ने जो अपना चुनावी एजेंट बनाया था यशपाल कपूर, वो एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर था और यहाँ भी उन्होंने वापस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 123 का उल्लंघन किया है। और इस पूरे केस का रिजल्ट आता है 4 साल बाद, जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को निरस्त कर देती है और उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा देती है और ये बात भी कही गई कि वो अभी प्रधानमंत्री पद पर भी कंटिन्यू नहीं कर सकती। इसके बाद इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती हैं और फिर कोर्ट के ऑर्डर्स को 20 दिनों के लिए स्टे कर दिया जाता है ताकि कांग्रेस पार्लियामेंट कमेटी एक नया प्रधानमंत्री चुन सके
और कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद मिसेस गांधी का पहला डिसीजन ये था कि वो पीएम के पद से रिजाइन करें, लेकिन पार्टी के मेंबर्स और उनके बेटे संजय गांधी का ये कहना था कि वो रिजाइन ना करें क्योंकि जो एलिगेशंस उनके खिलाफ लगे वो इतने बड़े नहीं हैं। और इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर की लेकिन रिजाइन नहीं किया। और फिर एक झटका मिसेस गांधी को तब लगा जब 12 जून को गुजरात के स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है और जेपी मूवमेंट जो शांत बैठा था उसमें कोर्ट के फैसले और गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट ने जान डाल दी। और अब 22 जून 1975 को जेपी नारायण और विपक्षी नेताओं ने एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिजाइन की मांग की। और ये सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस आंदोलन में ऐड होने लगे और मिसेस गांधी पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और उन्होंने भी ये विचार बना लिया था कि वो रिजाइन नहीं करेंगी। और फाइनली 25 जून 1975 की रात को भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये इमरजेंसी भारत संविधान के आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई, जो सरकार को अंदरूनी अशांति के कारण इस तरह के कदम उठाने की अनुमति देता है। और इमरजेंसी डिक्लेयर होने के तुरंत बाद ही पुलिस और सरकारी एजेंसीज ने विपक्षी कई बड़े बड़े नेताओं जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में डाल दिया था। और मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिसमें हर तरह की न्यूज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था और गवर्नमेंट जो चाहेगी वही मीडिया दिखाएगा और छापेगा। और इमरजेंसी के दौरान लोगों के मूल अधिकार, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, सभी को सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट ने भी अधिकारों की सुरक्षा देने से हाथ पीछे कर लिए थे और लोगों को बिना किसी कारण के भी जेलों में डाल दिया गया था और कोई भी इस चीज का विरोध नहीं कर सकता था। दिल्ली जैसे कई बड़े बड़े शहरों में बड़े स्केल पर स्लम क्लियरेंस किया गया, जिसमें गरीब लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया और इस क्लियरेंस का मकसद ब्यूटिफिकेशन बताया गया। और इस दौरान बहुत से लोग बेवजह बेघर हो गए। और यही नहीं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के बाहर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि स्टूडेंट्स का कोई भी ग्रुप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी ना बोल पाए। और इन सब के चलते गवर्नमेंट भारत की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक नसबंदी अभियान चलाती है। संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज करते हुए देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नसबंदी अभियान चलाया। उनका मानना था कि देश के विकास में रुकावट का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या और उन्होंने नसबंदी को एक इफेक्टिव सॉल्यूशन के रूप में देखा। और इसे स्टार्ट करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हेल्थ वर्कर्स को ये टारगेट दिया गया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की नसबंदी करनी है। और इस अभियान में आम जनता पर जबरदस्ती दबाव डाला गया। गरीब और कमजोर लोगों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर कर दिया गया। कई जगहों पर पुलिस और लोकल ऑफिशियल्स ने लोगों को जबरदस्ती उठाया और हेल्थ सेंटर पर ले जाकर उनका ऑपरेशन करवा दिया। सरकार ने कई जगहों पर लोगों को पैसे का लालच या घर के एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब का लालच देकर नसबंदी के लिए मजबूर किया। कई जगहों पर ये रिपोर्ट्स भी पाई गई, यदि कोई नसबंदी नहीं करवाता है तो उसे गवर्नमेंट जॉब और वेलफेयर स्कीम्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा। और रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ एरियाज में तो अनसेफ कंडीशंस में सर्जरी की गई और कुछ लोग ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद ही मर गए। और इसका रीजन ये था, हेल्थ फैसिलिटीज और डॉक्टर्स के पास नसबंदी के लिए यथार्थ साधन नहीं थे, लेकिन दबाव में सर्जरीज को अंजाम देना पड़ा और ये सर्जरीज लोगों के लिए खतरनाक सिद्ध हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल 60 लाख लोगों की नसबंदी करवाई गई और यही नहीं, गलत ऑपरेशंस और लापरवाही की वजह से 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये अभियान एक बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन के रूप में देखा गया, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता और उनके मानवीय अधिकारों का हनन हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी भारत के इस कदम की आलोचना की और इसे एक डिक्टेटोरियल और शोषण का दृश्य माना। और ये सब कुछ भारत में 21 महीनों तक चला और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को हटा दिया गया। पर अब बात यह आती है कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी को हटाना क्यों पड़ा। नंबर फर्स्ट, जनता का विरोध और दबाव। इमरजेंसी के दौरान भारतीय जनता विरोधी नेताओं के द्वारा और राजनीतिक विरोधी नेताओं के द्वारा इसकी आलोचना की जा रही थी। हालांकि मीडिया पर सेंसरशिप और लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों के अंदर नफरत और विरोध बढ़ रहा था, जो कि एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। नंबर सेकंड, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि। इमरजेंसी के चलते हुए भारत की छवि पर इंटरनेशनली इफेक्ट पड़ा। विदेशों में भारत की आलोचना होने लगी और ये कहा जाने लगा कि भारत अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को खो रहा है। और 1977 तक इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की गिरती हुई लोकप्रियता के कारण सरकार ने देश को सामान्य स्थिति में लाने का निर्णय लिया और इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन लिया कि देश में इमरजेंसी को खत्म किया जाए और फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं, जिससे वो अपनी वापस लोकतांत्रिक सरकार बना सके। लेकिन जब 1977 के इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के मोरारजी देसाई 345 सीटों पर जीतकर भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। इमरजेंसी के तुरंत बाद ही जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में 44 अमेंडमेंट के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करवाए,
कि अब देश में नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल डिस्टरबेंस की बजाय सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही इमरजेंसी को लगाया जाएगा और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, जिनमें यह कहा गया कि देश में इमरजेंसी की स्थिति में भी लोगों के मूल अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी पर भी सरकार का कंट्रोल था और न्यायाधीशों को अपने फैसलों में राजनीतिक दबावों को फेस करना पड़ रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया और साथ साथ मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन पहले से ज्यादा स्वतंत्र और प्रतिबंधित बनाया गया। और ये सारे स्टेप्स भारत में लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित और प्रतिबंधित बनाने की दिशा में इम्पोर्टेंट थे और इमरजेंसी का अनुभव भारत के लिए एक सीख बना। इसने हमें ये सिखाया कि लोकतंत्र और न्यायिक व्यवस्था का मजबूत होना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।